Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, today I am going to teach you a poem from 8th Standard English subject, Unit 4, 4.3, The Bees, written by William Shakespeare. A very beautiful poem which teaches us how humans should work in an organized manner, यानी इंसानों को किस तरह से एक होकर ऑर्गेनाइज्ड होकर काम करना चाहिए और किस तरह से अपने काम आपस में बांट लेने चाहिए। एक अकेले के ऊपर सारा बर्डन ना आए और सब लोग अपने अपने काम बांट लें और इससे हमारा काम आसानी से हो जाए। बहुत ही ब्यूटीफुली इस इंसेक्ट के वर्किंग नेचर के ऊपर ये पोएम लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है, चाहे वो वार्मिंग अप हो, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हो या फिर वर्कशॉप हो, सभी के आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। वार्मिंग अप एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको ओरली यहीं पे वाइल एक्सप्लेनेशन कराऊंगी और जो हमारे वर्कशॉप के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको रिटन फॉर्मेट में इसी वीडियो के एंड में दूंगी। साथ ही साथ इसमें कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से ले सकते हैं। क्वेश्चन जो है 6 इंसेक्ट्स के बारे में है, लेकिन मैंने आपको 3 इंसेक्ट्स के बारे में प्रोवाइड किया है। बाकी के 3 आप खुद कोशिश कर सकते हैं पता करने के लिए। फिर भी अगर आपको ना मिले तो जरूर से बताइए, मैं आपको दूसरे लिंक भी दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हर बार मैं कहती हूँ, शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज आपसे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कहती हूँ, वो है कि अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। तो चलिए बढ़ते हैं द बीज बाय विलियम शेक्सपियर। अब ये जो है मैच द प्रोफेशंस विद द फील्ड ऑफ वर्क। मैच द प्रोफेशंस विद द फील्ड ऑफ वर्क इन द सेंस, हम जिस किसी भी प्रोफेशन में रहते हैं वहां पर हम क्या काम करते हैं, उस प्रोफेशन में हमारा क्या काम रहता है, वही हम चीज यहाँ पे करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। चीफ मिनिस्टर क्या काम करता है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। मैजिस्ट्रेट क्या देखेगा? लॉ के बारे में देखेगा। सोल्जर क्या करेगा? सोल्जर आपके लिए डेफिनेटली डिफेंस करेगा, आपको बचाएगा, फाइट करेगा आपके लिए। ट्रेडर क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिल्डर कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। ड्राइवर जो है वो ट्रांसपोर्ट उनके अंडर में रहेगा, ड्राइवर्स के बिना ट्रांसपोर्ट हम सोच भी नहीं सकते। टीचर जो है एडुकेशन हम बिना टीचर्स के सोच नहीं सकते। तो ये सभी प्रोफेशंस और ये फील्ड ऑफ वर्क, इन प्रोफेशंस जैसे अभी मैं बोलती हूँ मैं टीचर हूँ तो मेरा फील्ड ऑफ वर्क क्या है? मेरा फील्ड ऑफ वर्क एडुकेशन है। उसी तरीके से जो कुछ भी आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो इस मैच द कॉलम में था। अभी नेक्स्ट जो है हमारा वो है लिविंग क्रिएचर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा आर ऑफन यूज्ड इन एज कंपैरिजंस बिकॉज ऑफ सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दे होल्ड। हम बहुत बार एज कंपैरिजंस यूज करते हैं। ये कंपैरिजंस नॉर्मली यूज होते हैं क्योंकि उन एनिमल्स में या इंसेक्ट्स में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ फीचर्स है उनके अंदर जिसको हम किसी के साथ कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी ये कुछ ब्रैकेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। टॉल, क्वाइट, हम्बल, मेरी, बिजी, स्लिपरी, फास्ट, स्लाई, स्लो, बिग। तो इन्हीं को हमें यूज करके ये फिलअप्स कंपैरिजंस के फिल करने हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर्स बोल रही हूं। एज मेरी एज अ लार्क, एज स्लो एज अ स्नेल, एज टॉल एज अ जिराफ, एज बिजी एज अ बी, एज बिग एज एन एलिफेंट, एज क्वाइट एज अ माउस, एज स्लिपरी एज एन eel, as sly as a fox, as humble as a worm, as fast as a deer। तो ये हमारे कंपैरिजंस खत्म हो गए हैं। The bees. So work the honey bees, creatures that by a rule in nature teach। यानी इस लाइन का मतलब है कि हनी बीज जो है वो इस तरीके से काम करते हैं जो नेचर उन्हें सिखाता है। नेचर से उन्होंने सीखा है काम करना। अभी हनी बीज इंसेक्ट है, उसे कौन से इंसान ने ट्रेन किया है? वो कोई ट्रेन होने जैसे इंसेक्ट्स, एनिमल्स नहीं है। तो उन्होंने जो कुछ भी सीखा है वो नेचर से सीखा है।
So work the honey bees, creatures that by a rule in nature teach. और ये नेचर से रूल सीख कर हमें सिखा रहे हैं, किसे सिखा रहे हैं? द आर्ट ऑफ ऑर्डर टू अ पीपल्ड किंगडम, ऐसा किंगडम जिसमें लोग रहते हैं, पीपल रहते हैं, और उनको क्या सिखा रहे हैं हनी बी? द आर्ट ऑफ ऑर्डर। आर्ट ऑफ ऑर्डर यानी कि किस तरीके से आपके ऑर्डर ऑफ ऑफिसर्स होने चाहिए, किस तरीके से आपका काम होना चाहिए। सो वर्क द हनी बीज, क्रिएचर्स दैट बाय अ रूल इन नेचर टीच द आर्ट ऑफ ऑर्डर टू अ पीपल्ड किंगडम। हनी बीज जो कि नेचर से सीखते हैं अपना रूल कैसे करने का किंगडम को, वही इंसानों को बता रहे हैं कि हमारा आर्ट ऑफ ऑर्डर जो है, दैट मीन्स हमारे जो रूलिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से होना चाहिए। जैसे सबसे पहले सबसे ऊपर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, फिर उनके नीचे प्राइम मिनिस्टर है, फिर प्राइम मिनिस्टर के नीचे उनके कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो नेशन वाइज। और वैसे ही अगर हम स्टेट वाइज देखें तो सबसे ऊपर गवर्नर होते हैं, फर्स्ट सिटीजन, और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर के अंडर में कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, और हर मिनिस्टर्स के अंडर कोई ना कोई ऑफिसर्स होता ही है। दे हैव अ किंग एंड ऑफिसर्स ऑफ सॉर्ट। तो अब ये बीज के बारे में बता रहे हैं, पूरा हनी बीज के बारे में बता रहे हैं। दे हैव अ किंग एंड ऑफिसर्स ऑफ सॉर्ट्स, उनका भी एक किंग होता है और ऑफिसर्स होते हैं अलग अलग काम करने वाले। सॉर्ट्स, ऑफिसर्स ऑफ सॉर्ट्स मीन्स यहाँ पे देखो सॉर्ट्स का मीनिंग दिया है ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। तो ऑफिसर्स ऑफ सॉर्ट्स वेर सम लाइक मैजिस्ट्रेट्स करेक्ट एट होम। अब ये कौन से ऑफिसर्स हैं हम वो करने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑफिसर बताया है जो कुछ जो है, वेर सम लाइक मैजिस्ट्रेट्स। मैजिस्ट्रेट कौन होता है? जो लॉ को देखता है कि लॉ किस तरीके से एनफोर्स हो रहा है, इनेक्ट हो रहा है या इम्प्लीमेंट हो रहा है। लॉ बनाने वाले ने बना दिया, लेकिन वो लॉ एग्जैक्टली यूज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लोग लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो देखना किसका काम है? मैजिस्ट्रेट का काम है। सो वेर सम लाइक मैजिस्ट्रेट्स करेक्ट एट होम, यानी कि कोई भी अगर गलती कर रहा है तो उनको सुधारते हैं। कोई कानूनन अगर गलत तरीके से काम कर रहा है तो उसको सही तरीके से काम करना बताते हैं, तो ही करेक्ट्स एट होम। होम मतलब बी हाइव, बीज का होम मतलब क्या है? बी हाइव, उनका जो छत्ता होता है। अदर्स लाइक मर्चेंट्स वेंचर ट्रेड अब्रॉड, और कुछ बीज जो है वो मर्चेंट्स होते हैं। मर्चेंट बीज क्या करते हैं? वो जगह जगह पे घूम के जाकर देख कर आते हैं कि कहाँ कहाँ पर अच्छे अच्छे फूल खिले हैं, तो वहां से हम नेक्टर निकाल सके। हनी बीज वही काम करते हैं ना, फ्लावर के ऊपर बैठकर नेक्टर चूसते हैं उसका, और उसी नेक्टर से शहद बनता है, हनी बनता है। सो अदर्स लाइक मर्चेंट्स वेंचर ट्रेड अब्रॉड। ट्रेड अब्रॉड मतलब अपने छत्ते से बाहर निकलना, मतलब उनके लिए वो अब्रॉड हो गया है, बाहर। ओके, जैसे देश से बाहर हम बोलेंगे तो उसे हम अब्रॉड कहेंगे। अब्रॉड मीन्स फॉरेन नेशन, फॉरेन कंट्री, फॉरेन लैंड, यानी अपने घर से बाहर, स्वदेश से बाहर। तो हनी बीज के लिए उनका घर क्या है? हनी बी हाइव, और बी हाइव से बाहर तो अब्रॉड हो गया। तो ऐसे बीज होते हैं जो मर्चेंट का काम करते हैं और वो वेंचर करते हैं ट्रेड को अब्रॉड। वेंचर करना मतलब नया काम लेना। वो हर रोज निकलते हैं बाहर, हर रोज देखते हैं कि कहाँ पर फूल अच्छे हैं, कहाँ पर उनको अच्छा नेक्टर मिल सकता है, और वहां वो जाते हैं। मर्चेंट्स के पीछे अदर्स लाइक सोल्जर आर्म्ड इन देयर स्टिंग्स मेक बूट अपॉन द समर्स वेलवेट बर्ड्स। और फिर दूसरे कुछ बीज हैं जो सोल्जर्स का काम करते हैं, एंड दे आर्म्ड इन देयर स्टिंग्स। स्टिंग्स क्या है? उनके डंक, जिससे वो नेक्टर सक करते हैं। तो अदर्स लाइक सोल्जर्स, कुछ हनी बीज जो होते हैं वो सोल्जर्स के जैसे होते हैं, और उनका आर्म्स, उनका हथियार क्या होता है? उनके खुद के स्टिंग्स, उनके खुद के डंक, और वो उस स्टिंग से क्या करते हैं? मेक बूट अपॉन। मेक बूट अपॉन मतलब बिगिन टू कलेक्ट, जमा करना शुरू करते हैं उन स्टिंग से द समर्स वेलवेट बर्ड्स। और क्या कलेक्ट करते हैं? जो भी समर सीजन में फ्लावर्स जो ग्रो होते हैं, और वो फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स, हर फ्लावर के पेटल होते हैं, वो पेटल एकदम सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए उन्हें वेलवेट कहा गया है। वेलवेट बर्ड्स, बर्ड्स मतलब कली। तो वो कली वो देख कर आते हैं कि कौन सी कली अच्छी है, स्मूथ है और रस से भरी होगी, वैसे वाली कलियों को देखते हैं, और फिर नेक्स्ट डे सोल्जर्स को भेजते हैं, और तब तक वो फूल तो खिल ही जाते होंगे।
So others like soldiers armed in their stings make boot upon the summer's velvet buds. मतलब कलेक्ट करने के लिए वहां चले जाते हैं, बिगिन करते हैं और उन ऐसे फ्लावर्स के आसपास में घूमते रहते हैं. Which pillage they with merry march bring home. पिलेज मतलब क्या हुआ है, लूटा हुआ माल. यानी कि अब वो लोग ने क्या लूटा है, बीज ने हनी, नेक्टर लूटा है ना. तो वो जो जमा हुआ नेक्टर है, वो जो लेकर आते हैं अपने साथ में, तो वो जो है खुशी से लेकर आ रहे हैं. विथ मेरी मार्च ब्रिंग होम, खुशी से घर की तरफ लेकर आ रहे हैं. टू द टेंट रॉयल ऑफ द एम्परर. और वो कहाँ लेकर आ रहे हैं, जो एम्परर जहां रहता है रॉयल टेंट में, उस टेंट की तरफ वो ये नेक्टर जो कलेक्ट करके लाए हैं, लूट कर लाए हैं, वो वहां पर लेकर आ रहे हैं. हु बिजीड इन हिज मैजेस्टी सर्वेज. और ये एम्परर क्या है, एम्परर जो है काफी बिजी है अपने मैजेस्टिक सर्वेस करने में. मैजेस्टिक किंगली, जो किंग के लिए हम नॉर्मली योर मैजेस्टी यूज करते हैं, या जो वेरी रिस्पेक्टेबल पोजीशन होता है कोर्ट में, उसे हम मैजेस्टिक वर्ड उसके लिए हम यूज करते हैं. तो बिल्कुल ये वही है. तो किंग जो है, एम्परर जो है, वो क्या है, वो बहुत ही बिजी है, क्योंकि वो सर्वेस कर रहे हैं, सभी के तरफ देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं. The singing masons building roofs of gold, the civil citizens kneading up the honey, the poor mechanic porters crowding in their heavy burdens at his narrow gate. अब ये कौन कौन क्या क्या कर रहा है. अब एम्परर जो है वो तो सर्वे कर ही रहा है कि कौन क्या क्या कर रहा है. तो देखो, मैसॉन्स कौन होता है, जो बिल्डिंग बनाने में जो कारीगर होते हैं, हेल्प करते हैं वॉल्स वगैरह बिल्ड करने में, सीमेंट ईट का काम करते हैं, उन्हें हम मैसॉन्स कहते हैं, वर्कर्स बिल्डिंग. ओके. तो द सिंगिंग मैसॉन्स बिल्डिंग रूफ्स ऑफ गोल्ड. अभी सिंगिंग मैसॉन्स क्यों कहा गया है, क्योंकि बीज जो है हमेशा हम करते रहते हैं, इस टाइप का साउंड बीज का आता रहता है हमेशा. सो द सिंगिंग मैसॉन्स, और ये मैसॉन्स क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग रूफ्स ऑफ गोल्ड, यानी कि ये छत्ता बनाने का काम कर रहे हैं. इस रूफ्स ऑफ गोल्ड क्यों कहा गया है, रूफ्स ऑफ गोल्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि हनी जो है वो येलो कलर का होता है, और येलो कलर हम गोल्ड के साथ रिफ्लेक्ट करते हैं, गोल्ड के साथ कंपेयर करते हैं. येलो एंड गोल्ड आर सिमिलर. तो इसीलिए उस हनी को कवर करने के लिए जो रूफ बनाया जा रहा है, इसीलिए उसे कहा गया है रूफ्स ऑफ गोल्ड. द सिंगिंग मैसॉन्स बिल्डिंग रूफ्स ऑफ गोल्ड, द सिविल सिटीजन्स नीडिंग अप द हनी. नीडिंग मीन्स मिक्सिंग, एक जैसा करना. तो जो दूसरे है, एक तो देखो ये सोल्जर्स तो आर्म्ड स्टिंग्स लेकर जाते हैं समर वेलवेट बड पे अपना लूट मचाने के लिए. फिर जो भी पिलेज होता है वो घर पे लेकर आते हैं. रॉयल टेंट में एम्परर है जो सर्वे कर रहा है मैजेस्टिकली. फिर मैसॉन्स जो है वो रूफ्स ऑफ गोल्ड बना रहे हैं. जो दूसरे सिविल सिटीजन्स है, जो सेल्स के अंदर है, बी हाइव के सेल्स के अंदर है, वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर नीडिंग अप द हनी. नीडिंग अप द हनी मतलब जो भी नेक्टर कलेक्ट होकर आता है अलग अलग फ्लावर्स से, तो किसी का नेक्टर पतला रहता है, किसी का जाड़ा रहता है. नेक्टर फ्लावर पे डिपेंड करता है. तो वो सारे के सारे नेक्टर को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उन्हें एक जैसा करते हैं, पूरा मिक्स करते हैं एक जैसा. तो द पुअर मैकेनिक पोर्टर्स क्राउडिंग इन देयर हैवी बर्डन्स एट हिज नैरो गेट. और जो दूसरे पोर्टर्स है, पुअर मैकेनिक पोर्टर्स क्यों कहा गया है, क्योंकि ये लोग सारा बोझा ये लोग लाते हैं अपने ऊपर. तो ये जितने भी है, पोर्टर्स मतलब क्या होता है, कूली जो होता है ना, सामान सर पे रख के जाते हैं, उन्हें हम कूली कहते हैं. तो दे आर पोर्टर्स, दे आर नथिंग बट दे आर पोर्टर्स, जो अपने सिर पे हैवी वेट रख के जाते हैं. तो ये जो पुअर मैकेनिक पोर्टर्स है वो कहाँ पर क्राउड कर रहे हैं, नैरो गेट पे, क्योंकि बी हाइव के अंदर घुसने के लिए एक छोटा सा ही एंट्री है, एक ही एंट्री, जहां से एट अ टाइम खाली वन बी क्रॉस कर सकता है, निकल सकता है. तो सभी बीज जब आ जाते हैं अपने अपने सर पे ये पिलेज लेकर, तो उनके सर पे बर्डन्स रहता है, और वो सब क्या करते हैं, उस नैरो गेट के पास क्राउड करते हैं, एक एक को अंदर जाना रहता है. तो टू गो इनसाइड द बी हाइव दे क्राउड देयर नियर द गेट. द सैड आइड जस्टिस विथ हिज सरली हम डिलीवरिंग ओवर टू एग्जीक्यूटर्स पेल. और जो सैड आइड जस्टिस है, अभी जस्टिस मीन्स, सैड आइड जस्टिस मीन्स जो जज होता है उसकी आंखें थोड़ी सैड सी रहती है, उदास सी रहती है, क्योंकि वो हमेशा गुस्से में रहकर दूसरों को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर्स देता रहता है. एग्जीक्यूट करना मतलब फांसी पर चढ़ा देना. यहाँ पे डिलीवरिंग ओवर टू एग्जीक्यूटर्स पेल,
तो डिलीवरिंग ओवर मतलब ऑर्डर देना, और किन को ऑर्डर देना? जो लोग फांसी देते हैं, जो फांसी देने के लिए होते हैं ना, दो लोग हमेशा हम देखते हैं फिल्मों में वगैरह, और दो आदमी होते हैं, एक सर पे कपड़ा बांध देता है और एक और रस्सी खींचता है और फांसी लग जाती है। तो सैड आइड जस्टिस विथ सरली हम, और ये सरली क्यों कहा गया है? सरली का मीनिंग होता है बैड टेम्पर्ड, गुस्से में रहता है। गुस्से में क्यों रहता है? क्योंकि जो कुछ बीज है जो काम नहीं करते हैं, लेजी रहते हैं, तो उनके ऊपर वो गुस्सा करता है, तो वो जो है उनको मौत की सजा सीधी सुनाता है जस्टिस। डिलीवरिंग ओवर टू एग्जीक्यूटर्स पेल, और वो ऑर्डर देता है एग्जीक्यूटर्स को जो कि पेल दिखते हैं। पेल मतलब फीके दिखते हैं, इतने ज्यादा अच्छे नहीं दिखते हैं। और द लेजी यॉर्निंग ड्रोन, वो एग्जीक्यूटर्स को क्या ऑर्डर देते हैं कि जो भी लेजी यॉर्निंग ड्रोन है उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तो इस तरीके से ये पोयम है, पूरी पोयम खत्म होती है। अब मैं आपको कराती हूँ इसके फिगर्स ऑफ स्पीच, और उसके बाद मैं आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स दूंगी। फिगर्स ऑफ स्पीच में अगर हम आ जाते हैं ऊपर सबसे पहले, तो यहाँ पे सीधा हम जाएंगे विच पिलेज, ये वाला विच पिलेज दे विथ मैरी मार्च ब्रिंग होम, ये आपका फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है एलिटरेशन। वाई? बिकॉज मैरी मार्च, ये जो दो वर्ड है, और विच विथ, ये WW, तो ये दोनों लेटर्स जो है W and M are repeated pleasingly for poetic effect. That is why this figure of speech is alliteration. Or you can also say the sound of letter M and W is repeated pleasingly and therefore it is alliteration. फिर दूसरा है द सिविल सिटीजन्स नेडिंग अप द हनी, ये लाइन आप देख सकते हो, द सिविल सिटीजन्स, C, यहाँ पे द साउंड ऑफ C इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट, और इज रिपीटेड प्लीजिंगली फॉर पोएटिक इफेक्ट, ये भी हम बोल सकते हैं। देन जो है आप अपना नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है, ये आ जाता है द सैड आइड जस्टिस विथ हिज सरली हम। अभी हम जो है वो एक साउंड वर्ड है, जो बर्ड्स बीज लोगों का साउंड होता है ना, ये वाला साउंड जो है उसे हम कहते हैं। तो क्योंकि ये साउंड वर्ड यूज हुआ है इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच है हमारा ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया is a figure of speech. This is onomatopoeia because a sound word hum is used in this sentence for poetic effect. तो ये हमारे हो गए हैं figures of speech. अब हम करते हैं हमारे question and answers. That is, the first question is, what do honey bees teach us? ये रहा हमारा first question. What do honey bees teach us? तो बेटा मैं आंसर्स आपको ये बता रही हूँ। Honey bees teach us to work according to rules. Each one of us has a different job to do and we must do it well. They teach us to live an organized life. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज, वेयर डज द एम्परर बी सिट एंड व्हाट डज ही डू? एम्परर बी कहाँ बैठता है? द एम्परर बी इज सीटेड in the royal tent, very engrossed in what is going on. He surveys the singing masons building roofs of gold. तो ये हम सेकंड का आंसर देख सकते हैं। अब थर्ड जो है, what do roofs of gold refer to? ये तो मैंने वैसे जब टीचिंग के टाइम पे ही बता दिया था, फिर भी आंसर बोल देती हूँ। Roofs of gold refer to the honeycombs. The color of honey is golden, hence the honeycombs are referred to roofs of gold. तो इसी के साथ मेरा ये पोएम जो है पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है। अब मैं बढ़ती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो ये है हमारा हनी बी का बी हाइव, आप देख सकते हो इसका जो सेल्स होता है 6 साइड्स हेक्सागोनल, और सारे साइड्स इक्वल शेप के हैं। कितना ब्यूटीफुली ये अपना कोम्ब बनाते हैं। तो ये हमारे आंसर्स चालू हो गए हैं। Honeybees live an organized life like human beings. Discuss what work the following honeybees do as per the poem. Write it down in your words in your notebook. तो अब हम ये एक एक आंसर करने वाले हैं। तो सबसे पहला किंग या एम्परर बी वो क्या करता है? The king emperor bee is in his royal tent, very engrossed in checking to see if the other bees are well organized and doing their work as it should be done.
He supervises the building of the beehive. Magistrate bees. Magistrate bees see to it that things are correctly done at home, which means the hive. Merchant bees. Merchant bees venture out to trade abroad with their honey goods. Soldier bees. Soldier bees are armed with their stings. They begin to collect from the summer birds, loot the flowers and come home with what they have collected. Mason bees. The mason bees sing along as they build their roofs of gold. Civilian bees. These bees are civil citizens. They knead up the honey, which means mix up the honey very well. Porter bees. The porter bees crowd in and with their heavy burden, trying to get into the narrow gate of the hive. Judge bee. The judge or justice has sad eyes and a surly hum. He delivers the lazy yawning drones over to the executors. Figures of speech है. Find any two alliterative lines. The civil citizens kneading up the honey. This is alliterative. मैंने अभी कराया था alliteration. Civil citizens. The sound of C. Which pillage they with merry march bring home. यहाँ पे भी WW, which and with, and MM, merry and march. Pick out the line that contains an onomatopoetic word. ये भी मैंने करवाया है ऊपर. The sad-eyed justice with his surly hum. This is onomatopoetic figure of speech. Pick out 3 lines that create an image in your mind of bees busy at work. These lines means they are imagery in nature. Like the civil citizens kneading up the honey. हम ऐसे imagine कर सकते हैं कि bees जो है वो honey को knead कर रहे हैं. The poor mechanic porters crowding in their heavy burdens at his narrow gate. हम imagine कर सकते हैं कि किस तरह से बहुत सारे bees जो है एक narrow gate की तरफ घुसने की कोशिश कर रहे हैं. Others like soldiers armed in their stings. हम imagine कर सकते हैं कि bees किस तरह से अपने stings को चमका रहे हैं ताकि वो डस सके किसी को. Make boot upon the summer's velvet birds which pillage they. तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे उसमें आ जाते हैं आंसर में. क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. इसका अप्रिसिएशन है ये. पॉइंट्स के हेल्प से हम पैराग्राफ फॉर्मेट में अप्रिसिएशन लिखने वाले हैं. पॉइंट्स है टाइटल, पोएट, थीम, सेंट्रल आइडिया, राइमिंग स्कीम, फिगर्स ऑफ स्पीच, स्पेशल फीचर्स, फेवरेट लाइन्स, व्हाई आई लाइक और डिसलाइक द पोएम. This poem is named as The Bees. The poet is none other than the great William Shakespeare. The poet wants to remind us that honey bees live in an organized life. All of us humans must be like them. They have among them a king, magistrate, merchant bees, soldier bees, mason bees, civilian bees, porter bees and judge bees. All these have their own jobs to do and they do it very well. The poem does not have a rhyme scheme. Such verses are called free verse. The poet has used figures of speech such as alliteration, onomatopoeia. Example, with his surly hum, this is onomatopoeia. Which pillage they with merry march bring home, this is alliteration. The poet has used imagery to show us how the bees do their jobs according to what they are. Example, the mason building roofs of gold, soldiers armed in their strings, the lazy yawning drone. The poem is full of attractive lines. The lines I like the most are: so work the honeybees, creatures that by a rule in nature teach. B, the art of order to a peopled kingdom. I like the poem because the great poet William Shakespeare has chosen the busy bee to teach man how to go about his work and not shirk his duty. Man must have an organized life like the bees. Complete the following, choosing the appropriate option. Human beings can learn from honeybees how to lead an organized nation. This is from your. The soldier bees carry home nectar looted from flowers. The emperor bee supervises the building of the beehive. The dash bees make honey from nectar. Civil citizens. The drone is given a death sentence because he does not do any work.
तो ये हमारे कुछ आंसर्स हो गए हैं. ओके, नाउ कंप्लीट द फ्रेजेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. तो पोएम से हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं मेरी मार्च, रॉयल टेंट. देन फॉर मैसॉन्स वी कैन यूज द सिंगिंग मैसॉन्स, mechanic porters. For porters you can use poor mechanic porters also or mechanic porters also, both you can write. Heavy burdens and pale executors. So these are the words, phrases which we have used to complete this. Stress is the extra force we use when pronouncing a syllable in a word. जब हम बोलते हैं कोई वर्ड, प्रोनाउंस करते हैं कोई वर्ड, तो हम किसी एक सिलेबल पर स्ट्रेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द वर्ड किंगडम द सिलेबल किंग इज स्ट्रेस्ड. जैसे हम बोलते हैं ना किंगडम, तो किंग के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस किया गया है. वैसे ही इन द वर्ड रिलीजियन द सेकेंड सिलेबल रिलीजियन, ली पर स्ट्रेस किया गया है. तो स्ट्रेस अपॉन अ सिलेबल कैन बी शोन विद अ शॉर्ट वर्टिकल लाइन अबाउट द सिलेबल दैट इज स्ट्रेस्ड. जैसे देखो कंप्यूटर, तो प्यू, इसके ऊपर हमने एक छोटा सा लाइन कर दिया है. फादर, फा पर स्ट्रेस हुआ है तो हमने फा पर लाइन कर दिया है. एनकरेज, तो हमने क पर यहाँ पे लाइन बनाया है. बिल्कुल उसी तरीके से अभी हमें कहाँ स्ट्रेस करना है, कौन से सिलेबल पे स्ट्रेस करना है वो हम देखेंगे. क्रिएचर्स, तो हम क्रिए पर, यहाँ पर हमारा लाइन होगा. मैकेनिक, कै पर हमारा लाइन आएगा. डिलीवरिंग में ली पर हमारा लाइन आएगा, ली पर स्ट्रेस हुआ है. बर्डन, बर पे हमारा स्ट्रेस आएगा. एग्जीक्यूटर, जी पर हमारा लाइन आएगा, एक्सी पर. मैजिस्ट्रेट, जिस पर हमारा लाइन आएगा. तो ये हमने कुछ स्ट्रेस किया है कुछ चीजों पर. अब मैं आपको आती हूँ क्वेश्चन नंबर 4A कराती हूँ. अब ये जो क्वेश्चन है वो क्या है मैं आपको बताती हूँ. 2 चीज मैं आपको बता दूंगी इसमें करके, बाकी क्या आप कर सकते हो अपने आप. रिफर टू अ गुड डिक्शनरी विच कैरीज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रिंटेड नेक्स्ट टू वर्ड्स. द वर्ड्स बिलो आर फेमिलियर टू यू. कॉपी देयर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द डिक्शनरी एंड से इट अलाउड एज यू राइट. और यहाँ पे टीचर्स की हेल्प ले सकते हो. वैसे ये ऑनलाइन क्लास अभी चल रही है तो आप टीचर्स की हेल्प किस तरह से लोगे आई डोंट नो, बट आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज फार एज आई कैन. तो मैं आपको 2 चीज बताऊंगी यहाँ पे, वर्क एंड बीज का बताऊंगी कि किस तरीके से आपको डिक्शनरी से फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है और उसे कैसे प्रोनाउंस करना है. ये मैंने गूगल की डिक्शनरी खोली है, तो यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है. आप डायरेक्टली कोई डिक्शनरी का पेज ले सकते हो, ओपन कर सकते हो और उसे देख सकते हो. मैंने यहाँ पे वर्क, सबसे पहले वर्क का किया है. ये वर्क है, ये मेरा फोनेटिक डिस्क्रिप्शन है. देखो वर्क के लिए वर्क. अभी यहाँ पे आप देखो और आर का हमको कहीं पर भी, आर जो है कहीं पर भी प्रोनाउंसिएशन नहीं है. वर्क, राइट. तो अभी इसके तो मीनिंग्स है. नाउन में दिया हुआ है, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया है. ये नाउन है, एज अ नाउन भी वर्क यूज होता है और एज अ वर्ब भी ये वर्क जो है, नाम जो है यूज होता है. तो देखो यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग दिए गए. तो हमें मेन क्या करना है, हमें सिर्फ ये देखना है वर्क का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या दिया है और ये नाउन जो है या एडवर्ब वर्ब है वो हमें देखना रहता है. जो भी है, नाउन वर्क, प्लूरल नाउन वर्क्स और प्लूरल नाउन द वर्क्स. अब नेक्स्ट मैंने जो किया है वो है बी के बारे में. ठीक है, बीज मैंने टाइप किया था डिक्शनरी में. वो एक्चुअल वर्ड क्या है बी, और इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखो क्या है, सिर्फ बी आई है. ठीक है. एंड यहाँ पे जो ये है प्लूरल नाउन बीज दिया हुआ है, क्योंकि प्लूरल में हम कहेंगे, हमेशा हम प्लूरल ही यूज करते हैं ना. बीज, बी एक सिंगल कभी नहीं लेती है, हमेशा कभी भी नहीं रहती है सिंगल, वो हमेशा प्लूरल में ही रहती है. और स्टिंगिंग, तो ये बीज के मीनिंग दिए गए हैं क्योंकि नाउन है बी, इसके पूरे मीनिंग दिए गए हैं. फिर ओरिजिन कहाँ से आया, ये बी का ओरिजिन क्या है, ओरिजिन तो एक्चुअली जर्मनिक है. ठीक है. और उसका ओल्ड इंग्लिश में वो हमको उसको बियो कहते थे, ओल्ड इंग्लिश में इसको वर्ड बियो कहते थे. तो हमारे जितने भी वर्ड्स है, वर्क, बीज, बूट, होम, मैसॉन, सिटीजन, पोर्टर्स, इन सभी को आप डिक्शनरी से फाइंड आउट कर सकते हो. और अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है
दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट में मैंने इंसेक्ट्स के बारे में बी, प्रेइंग मेंटिस और बटरफ्लाई, इन तीनों की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में। और बीटल, वेस्प एंड ड्रैगन फ्लाई आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये काम इतना तो आप, छोटा सा काम है, ये तो कर ही सकते हो। सारा का सारा स्पून फीडिंग नहीं है, बट थोड़ा सा आप ये कर सकते हो। तो इसी के साथ ये चैप्टर मेरा यही खत्म होता है और जल्द मिलेंगे हम अगले लेसन के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।